नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर पर। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक लेके आए हैं हम, ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ इस टॉपिक में से हर वर्ष लगभग प्रश्न पूछा जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो आज के जो टॉपिक है उसको आप पूरा देखना और नोट्स फॉर्म में उसको बनाते हुए चलना है। साथियों, विद्यार्थियों सोचिए जरा कि अब भी हमारे देश की 50 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या है वो खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अब धीरे धीरे बदल रही है। यानी कि यहाँ जो पहले अधिकांश लोग खेती में निर्भर थे, अब वो धीरे धीरे द्वितीय और तृतीय सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो श्रमिक जो कार्य करते हैं उनकी क्या श्रेणियां हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन की। अगर हम बात करें कि श्रमजीवी जनसंख्या कौन सी होती है, तो श्रमजीवी जनसंख्या को हम आर्थिक स्तर की दृष्टि से 3 वर्गों के अंदर उसको बांटते हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है भाई? 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले तो इनके नाम याद रखने अपने कि जो श्रमिक होते हैं उनको हम कितनी श्रेणियों में बांटते हैं, तो 3 श्रेणियों में या 3 वर्गों में उनको बांटते हैं। कौन कौन से श्रमिक होते हैं? एक होते हैं मुख्य श्रमिक, दूसरे कौन से होते हैं? सीमांत श्रमिक, और तीसरे कौन से होते हैं? अश्रमिक। मुख्य श्रमिक कौन होते हैं, सीमांत श्रमिक कौन होते हैं, अश्रमिक कौन होते हैं, इनकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर होता है, तो वो भी हमें याद होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक क्या होते हैं, तो इनकी जो परिभाषा है वो ही इनकी क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। तो मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं भाई? जो एक वर्ष में 183 दिन या इससे अधिक काम करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य श्रमिक कहते हैं। यानी कि जो पूरे वर्ष में 6 माह से अधिक काम करता है या 6 माह तक काम करता है, वो श्रमिक क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक कहलाता है। और सीमांत श्रमिक कौन सा होता है? जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करते हैं, वो श्रमिक क्या कहलाते हैं? वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। तो मुख्य श्रमिक कौन से हुए? जो 6 महीना या 6 महीने से अधिक समय तक काम करते हैं, वो कौन से हो गए? मुख्य श्रमिक हो गए। और 6 महीने से कम समय तक जो काम करते हैं उन श्रमिकों को हम किस नाम से जानते हैं? सीमांत श्रमिक के नाम से जानते हैं। तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर क्या है, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो जो एक वर्ष में 183 दिन काम करता है वो मुख्य श्रमिक है, और 183 दिन से कम समय तक काम करता है वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। फिर हम बात करें कि सर अश्रमिक क्या होते हैं, तो अश्रमिक कौन से होते हैं भाई? जो किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं। अश्रमिक यानी कि किसी भी प्रकार का ये कार्य नहीं करते हैं। यह एक प्रकार की कैसी जनसंख्या होती है? आश्रित जनसंख्या होती है। मतलब ये खुद कोई कार्य नहीं करते, ये पूरे तरीके से किसके ऊपर निर्भर होते हैं? मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों के ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए इस जनसंख्या को हम किस नाम से जानते हैं? आश्रित जनसंख्या के नाम से इसको हम जानते हैं। और हमारे भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो इसी श्रेणी में आती है, आश्रित जनसंख्या में। लगभग कितना? 60% जनसंख्या कौन सी श्रेणी में आती है भाई? अश्रमिक श्रेणी में आती है, जिसके अंदर आप विद्यार्थियों आप भी आ जाते हो, क्योंकि आप किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हो। तो ये सब लोग कैसे हैं? आश्रित जनसंख्या है ये, जिनका प्रतिशत कितना है? 60% है। ये सब क्या है? अश्रमिक है। तो इस प्रकार से हम आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटते हैं? 3 वर्गों के में उनको बांटा जाता है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। याद रखना, मुख्य श्रमिक कौन सा होगा? जो 183 दिन से अधिक काम करता है। सीमांत श्रमिक कौन सा होगा? जो 183 दिन से कम काम करता है। और अश्रमिक कौन सा होता है? जो किसी प्रकार का काम नहीं करता है और कैसा होता है? आश्रित जनसंख्या पर, ये आश्रित जनसंख्या इसे कहा जाता है। फिर हम बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो श्रमिकों का जो अनुपात है, श्रमिकों का मतलब मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, उनका प्रतिशत कितना है भाई? 39.8%। यानी कि लगभग हम क्या कह सकते हैं? 40% जो श्रमिक हैं वो क्या है? मुख्य और सीमांत श्रमिक हैं। और अश्रमिकों का अनुपात कितना है?
अश्रमिकों का अनुपात है कितना, 60%। और ये जो अश्रमिक हैं ये पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर होते हैं भाई, ये 39.8% जो श्रमिक हैं उनके ऊपर ये अश्रमिक निर्भर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्यों हम देख रहे हैं कि श्रमिक तो कितने हैं 40% और अश्रमिक कितने हैं 60%। तो यह दिखाता है कि भारत में आश्रित जनसंख्या क्या है, अधिक है। आश्रित जनसंख्या भारत में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 60% जनसंख्या क्या पाई जाती है, आश्रित जनसंख्या पाई जाती है। अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले की जो क्लासें हैं हमारी वो देखी होंगी आपने, और उनमें से हमें एक प्रश्न बताना है कि दक्षिणी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। तो क्या है प्रश्न, ध्यान से समझ लेना। क्या प्रश्न है, दक्षिणी भारत के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य की है, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जो प्रश्न है, जो मुख्य प्रश्न छोटे प्रश्न के रूप में आ सकता है। क्या प्रश्न है भाई, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। तो किसे हम श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें परिभाषा इसकी पता होनी चाहिए कि श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। देखिए बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी देश की कुल जनसंख्या में, किसी देश की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। तो किसी देश की कुल जनसंख्या में से जो मुख्य और सीमांत श्रमिकों का जो प्रतिशत है वही प्रतिशत क्या कहलाता है भाई, श्रम की प्रतिभागिता दर कहलाता है। अगर मैं पूछूं कि भारत की प्रतिभागिता दर कितनी हो जाएगी, तो भारत की प्रतिभागिता दर कितनी हो जाएगी, लगभग 40%। अभी हमने बात की थी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, 40% है। तो श्रम की प्रतिभागिता दर भी कितनी हो जाएगी, लगभग 40% हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं आगे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम प्रतिभागिता दर क्या पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। सभी जगह एक समान नहीं है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम की प्रतिभागिता दर क्या पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। जिसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे गोवा में प्रतिभागिता दर कितनी है, 39.6% है। ऐसे ही दमन और दीव जो है उसमें 49.9% है। तो गोवा के अंदर प्रतिभागिता दर कितनी है, 39.6%। दमन और दीव में कितनी है, 49.9% प्रतिभागिता दर पाई जाती है। इसी प्रकार से हम और देखते हैं, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें प्रतिभागिता दर क्या पाई जाती है भाई, उच्च पाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं इनके अंदर श्रम की प्रतिभागिता दर क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। फिर ये जो अंतर आता है अलग अलग राज्यों में श्रम की प्रतिभागिता दर में जो अंतर है, उस अंतर के क्या कारण हैं, उन कारणों को भी हम देख लेते हैं। अंतर के क्या कारण है भाई, यह माना जाता है कि गरीब और कम विकसित राज्यों के आर्थिक मजबूरी के कारण परिवार के अधिक सदस्यों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ऐसे राज्य जो क्या है भाई, आर्थिक रूप से गरीब और कम विकसित राज्य हैं, वहां पर उनकी आर्थिक मजबूरी के कारण वहां परिवार के अधिक सदस्यों को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और अधिक सदस्यों को जब काम करना पड़ेगा तो श्रम की जो प्रतिभागिता दर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहां हर परिवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कार्य करेंगे तो प्रतिभागिता दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण से देखो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी राज्य हैं ये सारे के सारे, तो इन पहाड़ी राज्यों में अलग से द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप तो कम होते हैं, इसलिए यहाँ अधिकांश जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में काम करते हैं। इस वजह से वहां पर उच्च प्रतिभागिता दर पाई जाती है। ठीक है, जबकि विकसित जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं भाई, विकसित क्षेत्र में श्रम की सहभागिता दर क्या पाई जाती है, अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। विकसित क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जो अविकसित राज्य हैं या फिर जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं, वहां श्रम की प्रतिभागिता दर भी क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। और जो विकसित क्षेत्र हैं वहां पर श्रम की सहभागिता दर अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से अविकसित राज्यों से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो इससे हमारा जो प्रश्न है वो आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी प्रश्न यहाँ से पूछे हमसे, चाहे 2 नंबर का पूछे, चाहे 1 नंबर का पूछे, चाहे हमसे परिभाषा पूछे कि श्रम की प्रतिभागिता दर की क्या परिभाषा है, तो परिभाषा भी हमें ध्यान रखनी है। तो किसी देश की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। देखो क्या होता है भारतीय जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन से क्या अर्थ है? देखो, कभी आपने सोचा है कि हमारे देश के 58% जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं? कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए लोग थे वो धीरे धीरे अब कृषि क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ जा रहे हैं। तो भारत के अधिकांश लोग अब भी कौन से कार्य करते हैं? कृषि से संबंधित कार्य यानी कि प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे व्यावसायिक संगठन कैसा है भारत का, और यहाँ कौन से सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और यहां से बोर्ड परीक्षा में हमारे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न हम आसानी से उसको हल कर पाएंगे। देखिए, भारतीय जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यावसायिक संगठन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं हम व्यावसायिक संगठन? तो किसी व्यक्ति का काम या पेशा, किसी व्यक्ति का काम या पेशा, क्या काम हो सकता है? खेती, उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि, यही उसका क्या कहलाता है? व्यावसायिक संगठन कहलाता है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है? कोई ना कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य जो कर रहा है व्यक्ति, चाहे खेती का कर रहा है, चाहे उद्योग से कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे किसी सेवा में लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये क्या कहलाते हैं भाई? व्यावसायिक संगठन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये व्यावसायिक संगठन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में श्रम शक्ति का क्षेत्रवार संगठन कैसा है। यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, जो पेशा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कौन से क्षेत्रों में कर रहे हैं? तो मुख्य रूप से हम आर्थिक क्रियाओं को कितने सेक्टरों में बांटते हैं? 3 सेक्टरों के अंदर बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्रक। और तीसरा कौन सा है? तृतीयक क्षेत्रक। तो मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं भाई इसको? 3 क्षेत्रों के अंदर बांट के इसको अध्ययन करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। आपने इन सब सेक्टरों के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में मानव भूगोल जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर डिटेल से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि भारत की कितनी जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि प्राथमिक क्षेत्र में अनुपात हमारी कुल जनसंख्या का कितना है? 54.6%। यानी कि जो कोई काम करते हैं, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका प्रतिशत कितना है? 54.6% आज भी कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। और मुख्य रूप से हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा? कृषक व कृषि मजदूर। कौन आते हैं भाई? कृषक और कृषि मजदूर कौन से सेक्टर में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में ये शामिल होते हैं। इसके अलावा भी प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। उन सब क्रियाकलापों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कौन कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 2001 में प्राथमिक सेक्टर के अंदर जो कार्य करने वाले जो लोग थे उनकी जनसंख्या प्रतिशत क्या था? अधिक था। कितना प्रतिशत था? 58.2% जो जनसंख्या है वो किस में लगी हुई थी? प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2011 में यह घट करके कितना हो गया है? 54.6% हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या का जो श्रम शक्ति जो लगी हुई है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग अब हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखो यहाँ 58.2% 2001 में प्राथमिक क्षेत्र में, और अब यह घट करके कितना हो गया है? 54.6% जो श्रम शक्ति है वो अब प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। फिर हम बात करें कि द्वितीयक क्षेत्र में कितने लोग कार्य करते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र का अनुपात अभी थोड़ा सा क्या है? कम है। कितना है? 3.8% है। तो द्वितीयक क्षेत्र में कितने लोग कार्य करते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में 3.8% जो श्रमिक हैं वो कार्य करते हैं। द्वितीयक सेक्टर में क्या आते हैं आपको पता है? विनिर्माण उद्योग जो है उसको हम किस में शामिल करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसे उद्योग है, खनन है, निर्माण का कार्य है, ये सारे के सारे कार्य जो हैं ये सारे किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ जो प्रतिशत है वो अभी क्या है? कम है। लेकिन धीरे धीरे यह प्रतिशत क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कृषि सेक्टर में क्या आती जा रही है? कमी। तो कृषि सेक्टर में कमी आएगी तो श्रमिकों का प्रतिशत किधर स्थानांतरित होगा? द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितने श्रमिक काम करते हैं भाई? 54.6%। और द्वितीयक क्षेत्र में कितने? 3.8%।
और हम बात करते हैं हम किसकी, तृतीयक क्षेत्रक की। तो तृतीयक क्षेत्र में देखते हैं हम अनुपात कितना है भाई, 41.6%। कितना प्रतिशत है भाई, 41.6%। कौन से सेक्टर में कार्य करता है, तृतीयक क्षेत्रक में। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में 54.6%, द्वितीयक क्षेत्रक में 3.8% और तृतीयक क्षेत्रक में कितना, 41.6% जो श्रमिक हैं वो कार्य करते हैं। अगर हम बात करें तृतीयक क्षेत्रक की तो व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं ये कौन से सेक्टर के अंदर शामिल होती हैं, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल होती हैं। और आपको ये भी याद होगा कि तृतीयक क्षेत्रक को हम सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, सेवा सेक्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो श्रम शक्ति है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी हुई है, फिर उसके बाद में कौन से क्रियाकलापों में, तृतीयक क्रियाकलापों में लगी हुई है, और सबसे कम श्रम शक्ति कौन से क्रियाकलापों में, द्वितीयक क्रियाकलापों में लगी हुई है। तो आपने समझा कि भारत की जो श्रम शक्ति है वो क्षेत्रवार किस प्रकार से कार्य कर रही है। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, इनका प्रतिशत याद रखना, 54.6%, 3.8% और 41.6%। तो ये वो श्रमिक हैं जो कार्य करते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत की कितनी जनसंख्या जो है, भारत की कितने श्रमिक जो हैं वो मुख्य और सीमांत श्रमिक हैं और कितनी जनसंख्या अश्रमिकों के अनुपात में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्यावसायिक वर्गीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यावसायिक वर्गीकरण भी दे रखा है कि व्यवसाय के आधार पर हम 4 वर्गों में इनको, जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको 4 वर्गों में इनको बांट सकते हैं। कौन कौन से व्यावसायिक वर्गीकरण कर सकते हैं हम, पहला कौन सा है, कृषक। सबसे पहले हम किस में बांटते हैं, कृषक में बांटते हैं। फिर क्या है, कृषि मजदूर हैं, यानी कि कुछ तो कृषक हो गए और कृषि में कार्य करने वाले क्या हो गए, कृषक मजदूर हो गए। कुछ क्या है, घरेलू औद्योगिक श्रमिक हैं और कुछ क्या है, अन्य श्रमिक जो अन्य प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, तो कृषक और कृषि मजदूर ये तो कौन से सेक्टर में आ गए भाई, प्राथमिक सेक्टर में आ गए। कौन से सेक्टर में है ये, प्राथमिक सेक्टर। और घरेलू औद्योगिक जो श्रमिक हैं ये कौन से सेक्टर में क्या आ गए ये हो गए द्वितीयक सेक्टर में। और अन्य जो श्रमिक हैं ये कौन से में आ जाएंगे, तृतीयक, यानी कि ये वो श्रमिक हैं जो तृतीयक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो महिला श्रमिक हैं हमारे यहाँ, उन महिला श्रमिकों का जो अधिकांश जो भाग है, महिला जो श्रमिक हैं उनका अधिकांश भाग कौन से सेक्टर में लगा हुआ है, प्राथमिक सेक्टर में लगा हुआ है। यानी कि महिला श्रमिक जो हैं वो ज्यादातर जो कार्य हैं वो कौन से सेक्टर में करती हैं, प्राथमिक सेक्टर में करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में भी महिलाओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी भारत के अंदर ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो कौन से सेक्टर में कार्यरत हैं, वो प्राथमिक सेक्टर में कार्य करती हैं। लेकिन पुरुष जो जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या तीनों ही सेक्टरों में ज्यादा है, चाहे प्राथमिक सेक्टरों की बात करें, चाहे द्वितीयक सेक्टर की बात करें या फिर तृतीय सेक्टर की बात करें, तो तीनों ही सेक्टर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। जबकि महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या कौन से सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में अधिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राज्यवार इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जो राज्य हैं वहां कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी क्या है, अधिक है। तो हम कौन से राज्यों की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, 2 राज्यों की बात करते हैं जहां कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी क्या है, अधिक है। महिलाओं की भागीदारी वहां पर क्या है, अधिक है, क्योंकि वहां पर कृषि कार्य ज्यादा होता है, इस वजह से वहां महिलाओं की भागीदारी अधिक है। जबकि और दूसरी ओर हम बात करते हैं तो बिहार है, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां कृषि मजदूरों की संख्या क्या है, अधिक है। तो कृषि मजदूरों की संख्या कौन से राज्यों में अधिक है भाई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां कृषि मजदूरों की संख्या क्या है, अधिक है। और इसके अलावा हम बात करें दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, जहां सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो शहरों के अंदर कौन से क्रियाकलाप करने वाले, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करने वाले श्रमिकों का अनुपात क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। और हम बात करें हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में, तो वहां कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, और महिला श्रमिकों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कौन से सेक्टर में पाई जाती है, वही प्राथमिक सेक्टर में पाई जाती है।
और 2011 की जनगणना के अनुसार व्यावसायिक वर्गीकरण जो किया गया है वो कितने भागों में बांटा गया है, उसको 4 भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। ये याद रखना है चारों, आपको परीक्षा में ये सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार व्यावसायिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो किसने किस प्रकार से किया है? कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, इनके रूप में वर्गीकरण किया गया है। तो आई होप आपको जो पूरा पाठ है वो आसानी से समझ में आया होगा और आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे और अच्छे तरीके से इसका अध्ययन किया होगा। अब बार बार आपको क्या करना है? बार बार आपको इसका रिवीजन करना है ताकि परीक्षा में हमारा कोई भी प्रश्न यहां से कैसा भी प्रश्न आए वो हमारा गलत नहीं हो। ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए या आगे भी ऐसे हम कंटिन्यू इसको रखें तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए चैनल को और हमें आगे भी ऐसे कार्य करने के लिए मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।